हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारी आपका यूपी टेट का जो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपका यहाँ पर डेली यूपी टेट का सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इसका आपका डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इन सभी को आपके साथ यहाँ पर डेली डिस्कस किया जाता है। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बालक की प्रथम पाठशाला है। जो बच्चा होता है उसकी प्रथम पाठशाला क्या होती है? ऑप्शन ए परिवार, बी समाज, सी गांव या डी विद्यालय। तो दोस्तों देखिए, बच्चा की पाठशाला जो होती है वो प्रथम वो आपकी परिवार होती है। जो परिवार है बच्चे का, वो बच्चे की प्रथम पाठशाला कहलाती है। भाई क्यों कहलाती है? देखिए, बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो भाई 2 से 3 साल तो लगभग वो कहीं भी जो प्ले वे स्कूल होते हैं या कहीं भी नहीं जाता। वो आपका परिवार में ही उसका विकास होता है, परिवार में ही वो बड़ा होता है। धीरे-धीरे परिवार में ही वो बोलना सीखता है। जो परिवार के सदस्य होते हैं उन्हीं के साथ वो घुलना-मिलना सीखता है। तो वो वहीं से आप बच्चा जो प्रारंभ करता है सीखना। पाठशाला का मतलब ये नहीं है कि स्कूल जाकर ही आपको सीखना है। पाठशाला का मतलब है बच्चे का जो सीखना प्रारंभ होता है वो परिवार से होता है। सबसे पहले जो बच्चे का सीखने का स्कूल की तरह आप मान सकते हैं, जो बच्चे का प्राइमरी स्कूल होता है वो आपका परिवार ही होता है। परिवार से ही बच्चा सीखता है, तब जाकर के वो एडमिशन स्कूल में दिलाते हैं उसको। एडमिशन स्कूल में पढ़ने जाता है उसके बाद बच्चा। लेकिन पहला आपका सबसे पहला जो पाठशाला कहलाएगी वो आपकी परिवार ही कहलाएगी। परिवार से ही बच्चे का सभी तरह का विकास परिवार से स्टार्ट होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ऑप्शन ए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बी व्यवसाय की समस्या, सी नई परिस्थिति के साथ समायोजन, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता, जो आपकी एडोलसेंस अवस्था होती है, एडोलसेंस एज होती है, उसमें जो संवेग होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, उनकी तीव्रता होती है। बिल्कुल होती है। तो वो कैसे प्रकट होती है? जो तीव्रता होती है, इमोशंस ज्यादा होते हैं, वो कैसे प्रकट होते हैं? देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। जी बिल्कुल होता है। बच्चे में जब किशोरावस्था में होता है तो वो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध करता है। वो अपना अपना सिद्धांत खुद बनाना चाहता है, परिवार के प्रतिकूल हो जाता है। ऑप्शन बी व्यवसाय की समस्या। जी बिल्कुल, उसको व्यवसाय की समस्या भी रहती है। ऑप्शन सी नई परिस्थिति के साथ समायोजन। ये भी होता है, उसका संवेगों की जो बैलेंस है, बैलेंस नहीं हो पाते संवेग। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता होती है क्योंकि, तो वो नई परिस्थिति में समायोजन की भी समस्या होती है उसको। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चरित्र का विकास होता है, जो बच्चे का चरित्र होता है, करेक्टर होता है, उसका विकास कैसे होता है? ऑप्शन ए इच्छा शक्ति द्वारा, बी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, सी नैतिकता द्वारा या डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखिए बच्चे का जो कैरेक्टर होता है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपसे? इच्छा शक्ति के द्वारा। भाई बच्चे में जब इच्छा शक्ति होगी, बच्चा क्या कोई भी हो भाई, बच्चे को क्या बड़ा व्यक्ति भी देखो, तो उसकी जब इच्छा शक्ति होगी उसके अकॉर्डिंग भी उसका चरित्र का विकास होगा। बी आपका ऑप्शन क्या कह रहा है? बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए आप दूसरों से कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, भाई पॉजिटिव या नेगेटिव या आक्रामक तो नहीं हो आप, एक दूसरे के साथ पोलाइट वे में बात करते हो, अच्छे तरीके से बात करते हो। ये आपका व्यवहार भी आपका चरित्र का विकास करता है। नैतिकता द्वारा, बिल्कुल नैतिकता भी यही कहलाती है आपकी। जो नैतिकता जो होती है, नैतिक शिक्षा नाम से आपने कभी ना कभी 1-2 पार्ट जरूर सुने होंगे आप, कहानियां होते हैं उनमें आपको लास्ट में लिखता है कि नैतिक शिक्षा, आपको क्या सीख मिली इससे। तो ये सभी आपकी नैतिकता होती है। नैतिकता के द्वारा भी आपका चरित्र का विकास होता है। इसीलिए यहाँ पर सभी के सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही होगा, इन सभी के द्वारा चरित्र का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि सुजनन शास्त्र के पिता कौन थे? ऑप्शन ए रॉस, बी गाल्टन, सी क्रो एवं क्रो या डी वुडवर्थ। तो देखिए साथियों, सुजनन शास्त्र के पिता थे वो थे आपके गाल्टन। इनका पूरा नाम था फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन इनका पूरा नाम है, फ्रांसिस गाल्टन। ये आपके जो सुजनन शास्त्र के पिता थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। आगे क्वेश्चन नंबर 5,
समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की है? जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये किसने दिया है? ऑप्शन ए कोहलबर्ग, बी वाइगोत्स्की, सी ब्रूनर या डी जीन पियाजे। तो देखिए जो जी समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, इसका सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था, ये किया था आपका वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है, लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने ही समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना दी थी। अब देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है, इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है? यहाँ पर बच्चा है, समस्या कहाँ है? बच्चा केवल देखिए ये आपका बड़ा घेरा बनाया मैंने, यहाँ तक बच्चे को जाना है। भाई जो बड़ा घेरा बना दिया मैंने, यहाँ तक बच्चे को जाना है, ये आपका बच्चे का टारगेट है। लेकिन बच्चा या छोटे घेरा जो है, छोटा घेरा इस तक ही जा पाता है। बच्चा यहीं तक जा पा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा। तो बच्चे को यहाँ से और यहाँ तक बड़े घेरे तक जाने के लिए आप जो सहारा देंगे, आप जो पहाड़, मचान या ढांचा जो बोल देते हैं, आप उसको धीरे-धीरे उसको वहाँ तक ले जाएँगे, उसकी सहायता करेंगे, वो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? वो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत वो आपका कहलाएगा। लेकिन देखिए जो छोटा घेरा है और छोटे घेरे से बड़े घेरे तक का जो बीच का क्षेत्र है, बीच का गैप है, यहाँ से और यहाँ तक का, यही आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, यही आपका ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। समझ गए साथियों? देखिए कोई बच्चा है, बच्चा कोई समस्या या कोई सॉल्यूशन है, इसको करने में छोटे घेरे तक ही जा पाता है, वहीं तक कर पाता है और हमको बच्चे को पहुँचाना है बड़े घेरे तक। तो बच्चा छोटे घेरे से बड़े घेरे तक जाने में जो बीच का गैप है ये गैप ही आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। उस बच्चे को छोटे घेरे से बड़े घेरे तक पहुँचाने में, उसको समस्या को 100% तक ले जाने में हम बच्चे को सहारा जो देते हैं, वही आपका क्या बोलते हैं, पहाड़ या मचान या ढांचा, ये सभी बोला जाता है। तो ये आपका जो क्षेत्र होगा ये बीच का, छोटे घेरे का और बड़े घेरे का बीच का जो क्षेत्र है ये, तो वो आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपका बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया है, वो आपकी किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए समावेशी, बी एकीकृत, सी विशेष या डी नियमित। तो देखिए एनसीएफ 2005 हमारा कहता है ये आपका समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देता है एनसीएफ 2005। अब समावेशी शिक्षा होती क्या है ये समझिए। देखिए समावेशी शिक्षा होती है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे या कोई भी बच्चे हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाना, एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाना, वही आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है कि सभी का समावेशन करके शिक्षा दिया जाना। भाई कोई मंदबुद्धि है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई सामान्य है, कोई विकलांग है, तो सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके एक ही छत के नीचे शिक्षा देना ही आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। तो ये एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए डार्विन, बी स्किनर, सी जॉन डीवी या डी इरिक इरिक्सन। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किया था वो किया था आपका ऑप्शन नंबर सी जॉन डीवी ने। जो जॉन डीवी थे इन्होंने ही बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है कि इसमें बच्चे को केवल सेंटर में रखना है, जो ये बच्चा है इसको केवल केंद्र में रखना है और बच्चे की आवश्यकताओं को देखते हुए ही आपको पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, शिक्षण विधियों का निर्माण करना है और उसी के आधार पर व्यवस्थाओं का बनाना है। यानी कि बच्चा ही यहाँ पर सर्वे सर्वा है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आपको सभी चीज़ें करनी है, व्यवस्था बनानी है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना है और आपका जो टीचिंग मेथड है वो भी बच्चे के अकॉर्डिंग यूज करने हैं। भाई बच्चा इस टीचिंग मेथड से नहीं सीख रहा तो दूसरा यूज कीजिए। तो ये बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है कि केवल बच्चे पर फोकस करके सभी व्यवस्थाओं को संचालन करना, शिक्षा प्रणाली को संचालन करना बच्चे पर केंद्रित होकर के, वो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, बी रुचि, सी बुद्धि या डी अभिक्षमता। तो देखिए भाटिया बैटरी जो थी इसका प्रयोग आपका जो किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है आपका बुद्धि के लिए। जो बुद्धि का मापन होता है इससे भाटिया बैटरी से बुद्धि का मापन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंतर्गत देखिए भाटिया बैटरी जो है इसके अंतर्गत आपके 5 उप परीक्षण होते हैं। 5
उप परीक्षण होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने भाटिया बैटरी का जो प्रयोग होता है उसमें कितने परीक्षण होते हैं, वो उसके 5 उप परीक्षण होते हैं और बुद्धि के लिए इसका बुद्धि के मापन के लिए भाटिया बैटरी का परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए लड़ाई वाले खेल, बी बौद्धिक खेल, सी प्रायोगिक खेल या डी गतिमान खेल। अब देखिए साथियों, यहाँ क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चेस और कार्ड। चेस आपको सभी को पता होगा, चेस और कार्ड आपके जो पत्ते खेलते हैं, हुकुम का, इक्के का, ईंट का, ये सभी। तो ये इन खेलों में, चेस हो कार्ड हो, इन खेलों में आपको खेलने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है ना, तभी तो आप खेलते हो भाई। चेस है बहुत ही बुद्धि वाला खेल है, बुद्धि दिमाग लगा के ही खेला जाता है। कार्ड है वैसे भी, कार्ड में भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये आपके बौद्धिक खेल होते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी सही होगा यहाँ पर। ये सभी दोनों के दोनों, चेस और कार्ड आपके बौद्धिक खेल होते हैं, बुद्धि लगानी पड़ती है इनमें खेलने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश 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 में होता है। फ्रायड के अनुसार जो हमारे मूल्य होते हैं उनका आंतरिकीकरण किसमें होता है? ऑप्शन ए इदम, बी अहम, सी पराअहम या डी परिस्थितियों। तो देखिए, इस फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्य होते हैं वो आपके पराअहम में आंतरिकीकरण होते हैं, पराअहम में होते उपलब्ध होते हैं, पराअहम में होते हैं हमारे मूल्य। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। देखिए आपका अहम हो बिल्कुल नैतिकता से भरा होता है, और अब मूल्य जो हमारे मूल्य भाई वही तो होंगे जो आपके जीवन के मूल्य होंगे, मानवीय मूल्य होंगे, वो जिनके आधार पर आप समाज में रहते हो, सामाजिक प्राणी कहलाते हो। समाज के द्वारा जो मूल्य बनाए गए हैं उन्हीं पर आचरण करते हो, उन्हीं का भाई जो बात गलत है उसको नहीं स्वीकारते हो, जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हीं को स्वीकारते हो। कुल मिलाकर नैतिकता से भरा होता है ये आपका परा अहम। अहम आपका बीच का कार्य करता है। इदम क्या होता है? इदम वास्तविकता पर काम करता है। केवल वास्तविक चीज़ें जो है, वास्तविकता है उसी पर काम करता है, उसको वास्तविक चीज़ों से मतलब है। भाई कोई चीज़ उसको चाहिए तो चाहिए, मार काट कुछ भी करके उसको वो चीज़ हासिल करना है, ये आपका इदम में होता है। अहम आपका इदम और परा अहम दोनों के बीच की कड़ी होती है, दोनों के बीच का सामंजस्य स्थापित करता है। यहाँ पर ऑप्शन सी था, मूल्यों का आंतरिकीकरण आपका परा अहम में होता है। ये आपके फ्रायड ने दिए गए थे, इदम अहम और परा अहम, ये व्यक्तित्व के प्रकार वो हैं, आपके व्यक्तित्व से संबंधित है। ऑप्शन आपका वहां पर क्या था? सी सही था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ये पढ़ते नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पढ़ाते था। पढ़ाते समय भाई अध्यापक तो पढ़ाएगा ही, पढ़ेगा थोड़ी। पढ़ाते समय सामान्य, कोई भी सामान्य कक्षा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अध्यापक को सबसे ज़्यादा ध्यान कौन से मनोवैज्ञानिक तथ्य पर रखना चाहिए? वही पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए शिक्षण तकनीक, बी शारीरिक क्षमता, सी वैयक्तिक विभिन्नता या डी पारिवारिक स्थिति। तो देखिए ऑप्शन डी जो पारिवारिक स्थिति है, इससे तो आपको बिल्कुल कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो आपका पारिवारिक स्थिति कुछ भी हो बच्चे की, हमें उससे क्या लेना देना, भाई हमें तो उसको शिक्षा देनी है। आपकी जो शिक्षण तकनीक है उस पर भी देखिए, इस पर आपसे सर्वाधिक ध्यान पूछा, शिक्षण तकनीक पर भी ध्यान होना चाहिए। भाई शिक्षण तकनीक आपकी नहीं प्रभावशाली हो रही तो दूसरी पढ़ाइए, लेकिन आपसे सर्वाधिक पूछा गया है यहाँ पर, तो सर्वाधिक होगा आपका व्यक्तिक विभिन्नता। जो बच्चे विभिन्न, भाई सभी को पता होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हर किसी में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग रुचियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है सभी की। तो उसी व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए टीचर को पढ़ाना चाहिए, कक्षा का संचालन करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? जो समावेशी शिक्षा है उसमें कौन कौन से छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन ए विशिष्ट, केवल विशिष्ट छात्र, बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, सी केवल सामान्य छात्र या डी बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। तो देखिए समावेशी कक्षा, अभी मैं कुछ पिछले क्वेश्चन में बता करके आया हूँ, पढ़ा करके आया हूँ कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। भाई किसी भी विभिन्न विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों को, सभी को एक छत के साथ, एक छत के नीचे एक साथ बैठाकर शिक्षा दिया जाना ही आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। भाई बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दे रहे हो तो वो समावेशी होगी। सभी का समावेशी मतलब समावेशन करना। तो भाई कोई विकलांग बच्चा है, कोई बुद्धिमान है, कोई औसत बुद्धि वाला है, तो उन सभी को एक साथ एक ही छत के नीचे बैठा करके शिक्षा देना, ये आपकी समावेशी कहलाती है। तो इसमें आपके जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी सामान्य और विशिष्ट छात्र। भाई सामान्य बच्चा और विशिष्ट, विशिष्ट में देखिए सामान्य बच्चे को छोड़कर सभी आते हैं, मंद बुद्धि हो वो भी विशिष्ट में आएगा, और क्या नाम है आपका प्रतिभाशाली हो वो भी विशिष्ट में आएगा। ये आपके समावेशी शिक्षा में आपके सामान्य और
विशिष्ट छात्र दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिभाशाली छात्र हैं। प्रतिभाशाली छात्र कैसे होते हैं? ऑप्शन ए, उनकी जरूरतों के प्रति मुखर नहीं, बी, अपने निर्णयों में स्वतंत्र, सी, शिक्षकों से स्वतंत्र, या डी, अंतर्मुखी स्वभाव। तो देखिए साथियों, प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। भाई प्रतिभाशाली हैं, बुद्धि अच्छी है, बुद्धिमान बच्चे हैं, तो अपने निर्णयों में स्वतंत्र रहते हैं, अपने निर्णय फटाक से कर लेते हैं कि भाई सही क्या है हमारे लिए, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, सही क्या है। तो ये सभी अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सृजनात्मकता में मुख्य रूप से समाहित है। जो सृजनात्मकता होती है आपकी, उसमें क्या समाहित होता है? ऑप्शन ए, एक विध चिंतन, बी, तर्क, सी, बहुविध चिंतन, या डी, परंपरा। अब देखिए सृजनात्मकता समझिए, पहले आपको सृजनात्मकता पता होना चाहिए। सृजनात्मकता क्या होती है? भाई नए मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति, नए नए विचारों को आपको प्रकट करना, नए नए विचारों से उत्पत्ति करना, और आपका जैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको विभिन्न विभिन्न तरीकों से हल कर पाना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एक तरह से कि बॉक्स के बाहर भी सोच पाना है, ये आपकी सृजनात्मकता होती है। तो सृजनात्मकता इनमें से किससे संबंधित होगी? वो होगी आपकी बहुविध चिंतन से। देखिए बहुविध चिंतन मतलब कि अलग अलग तरीके से सोच पाना, अलग अलग तरीके से चिंतन करने की क्षमता रखना, वही आपकी बहुविध चिंतन होगा। तो ये आपका बिल्कुल सी सही होगा, ये सृजनात्मकता में मुख्य रूप से समाहित होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, बी, कुसमायोजन का निराकरण करना, सी, ए एंड बी दोनों, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, आपसे पूछा क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य, जो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। बिल्कुल है भाई, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा ही करेगा। ये बिल्कुल सही है आपका जवाब। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? कुसमायोजन का निराकरण करना। ये भी बिल्कुल सही है भाई, बच्चा समायोजन नहीं कर पा रहा, कुसमायोजित है, मतलब आपको किसी भी परिस्थिति में समायोजित नहीं कर पा रहा बच्चा अपने आप को, तो उसका भी निराकरण करना, ये भी आपका मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। तो ये दोनों के दोनों आपके प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, द्वंद्व, बी, कुंठा, सी, चिंता, या डी, दबाव। अब देखिए एक ही व्यक्ति में दो विपरीत इच्छाओं का होना, भाई उसकी इच्छा है कि मान लीजिए उसको बाहर जाना है किसी प्रोग्राम में या फंक्शन में, दूसरी इच्छा क्या करी है कि उसको नहीं जाना। तो बिल्कुल विपरीत इच्छा होगी भाई, एक इच्छा कह रही है उसको जाना, एक इच्छा कह रही है उसको नहीं जाना, तो दो विपरीत इच्छाएं होगी। अब उसमें से उसको किसी एक को चूज करना है, तो ये उन सभी का जो उन इच्छाओं को चूज करने का जो विचार चलेगा उसके दिमाग में, ये होता है आपका द्वंद्व। दो विपरीत इच्छाओं का होना ये द्वंद्व कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, वहां पर द्वंद्व हो गया भाई, दोनों में आपस में एक मन कह रहा है कि हाँ चले जाएं, एक मन कह रहा है कि नहीं जाना, तो ये आपसी द्वंद्व हो गया। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, समीपस्थ अनुबंधन, बी, नैमित्तिक अनुबंधन, सी, प्राचीन अनुबंधन, या डी, चिन्ह अधिगम या चिन्ह अनुबंधन। तो देखिए साथियों, क्रिया प्रसूत का दूसरा नाम है वो आपका है नैमित्तिक अनुबंधन। ऑप्शन बी में है नैमित्तिक अनुबंधन। और क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन है ये किसने दिया है? ये आपका स्किनर महोदय ने दिया है, सभी को पता होगा। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, इसी को नैमित्तिक अनुबंधन बोलते हैं। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है? समीपस्थ अनुबंधन। आपका समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये आप कमेंट करके बताएंगे, मैं कई बार बता चुका हूं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है आपका? प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल जो कंडीशनिंग होती है, शास्त्रीय अनुबंधन होता है, ये किसने दिया था? ये दिया था पावलाव ने। प्राचीन अनुबंधन आपका पावलाव ने दिया था। ऑप्शन सी क्या है? चिन्ह अनुबंधन यानी कि चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, ये टॉलमैन ने दिया था। ये आपका टॉलमैन ने दिया था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था। और समीपस्थ जो विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था आपका गुथरी ने। ये आपका मैंने बोला था कमेंट में, चलिए मैं ही बता देता हूं, ये आपका गुथरी ने दिया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल भी सही है, नैमित्तिक अनुबंधन को ही क्रिया प्रसूत का दूसरा नाम बोला जाता है, तो ये आपका स्किनर महोदय ने दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है? जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो कौन से घटक पर बल देता है? ऑप्शन ए प्रकृति, बी प्रतिरूपण, सी अनुकूलन या डी पाठ संशोधन। तो देखिए सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत है क्या, ये किसने दिया है, ये तो आपको पता होना चाहिए। सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, आपको सभी को पता होना चाहिए, पता भी होगा, आई होप सभी को पता होगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ये अधिगम का सिद्धांत कहता क्या है हमसे, ये कहता है कि जो बच्चा है वो अनुकरण करके सीखता है, समाज में अनुकरण के द्वारा सीखता है। ये तो बोलता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कि अनुकरण के द्वारा एक तरह से मॉडलिंग के रूप में बच्चा सीखता है। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए बिल्कुल बी सही है, प्रतिरूपण, इसी को इंग्लिश में मॉडलिंग बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है। ये आपका प्रतिरूपण पर बिल्कुल बल देता है। अब ये होता क्या है ये समझिए, ये होता है, देखिए आप बच्चे को देखते हैं, आपने घर में देखा होगा बच्चों को, तो कभी उन्होंने देखिए कोई मूवी देखी, कोई मूवी देखने के बाद जैसे वहाँ पर हीरो ने एक्शन किया, गुंडों को मारा या गुंडे ने हीरो को मारा या किसी ने कुछ डायलॉग बोला, तो वो बच्चे फ़िल्म देखने के बाद भी वो ऐसा ही व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, वैसे ही उसकी करने की नकल करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसके बाह्य व्यवहार का अनुकरण करते हैं। तो किसी के बाह्य व्यवहार का अनुकरण करना आपका मॉडलिंग कहलाता है, ये आपका प्रतिरूपण कहलाएगा। इसी के आधार पर अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बेबेडोल पर प्रयोग किया था। उस प्रयोग के द्वारा ही उन्होंने बताया था कि सामाजिक अधिगम से बच्चा कैसे सीखता है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। अब शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, बी छात्र केंद्रित, सी प्रधानाध्यापक केंद्रित या डी अनुभव केंद्रित। तो देखिए शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो तो है आपका शिक्षक केंद्रित, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट होगा। क्यों, कैसे भाई? सत्तावादी मतलब किसी बस उसको वो ही प्रधान है, वही सर्वे सर्वा है। तो शिक्षक केंद्रित में शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है, शिक्षक अपनी मर्जी से पढ़ाएगा, उसको बच्चे को समझ आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ही टीचिंग मेथड से पढ़ाएगा, अपनी ही शिक्षण विधि से पढ़ाएगा, उसे शिक्षण विधि को बदलता नहीं है। तो ये आपका शिक्षण केंद्रित होता है भाई, केवल शिक्षक पर केंद्रित होता है, बच्चे पर नहीं होता। जबकि बाल केंद्रित में होता है कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो शिक्षण को टीचिंग मेथड बदलना पड़ेगा, वो दूसरे तरीके से उसको समझाएगा। शिक्षक केंद्रित में क्या होता है? शिक्षक केंद्रित एकदम उल्टा होता है। शिक्षक केंद्रित अपने आप में सर्वे सर्वा होता है कि बस उसको लेक्चर, एक तरह से लेक्चर मेथड बोल सकते हैं इसको, कि लेक्चर दिया, बच्चे को समझ में आए नहीं आए उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये आपका शिक्षक केंद्रित होता है। ऑप्शन बिल्कुल ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए पुरस्कार, बी प्रशंसा, सी दंड या डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो देखिए आपसे पूछा क्या, छात्रों में सही व्यवहार का प्रशिक्षण हेतु, छात्र अच्छा व्यवहार करें उसके प्रशिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए पुरस्कार, बी प्रशंसा, सी दंड या डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपसे सर्वाधिक पूछा है, सबसे अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से? ऑप्शन डी है यहाँ पर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। भाई बच्चे के सामने आप भी टीचर के हो तो उसके सामने आप सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण कर कीजिए, बच्चा अपने आप ही उसका अनुकरण करेगा, आपको आदर्श मानने लगेगा। सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो बच्चों में भी सही व्यवहार का प्रशिक्षण के तौर पर बच्चे भी सीख जाएंगे धीरे धीरे सही व्यवहार। तो ये आपका बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर। ऑप्शन बिल्कुल डी सही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।